नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी के आधार पर समास प्रकरण, समास विचार का हम अध्ययन कर रहे थे। तो समास विचार में साथियों हम अव्ययी भाव समास का अध्ययन कर रहे हैं और अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव का जो सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अभाव अत्यत असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनपूर्वे योग पद सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेषु, इस सूत्र का अध्ययन कर रहे थे। तो इस सूत्र में साथियों 16 शब्द दिए हुए हैं और इन 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है और अव्ययी भाव समास का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तो अव्ययी भाव समास में हम जो ये सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसी के आधार पे ही हम अध्ययन करेंगे। जैसे इन्होंने अपनी पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में जिस अव्यय और विभक्ति के अंतर्गत जो जो उदाहरण जैसे दिया है, हमको बस वही उदाहरण और वैसे वैसे ही अध्ययन करके आगे बढ़ जाना है। तो साथियों, हम इस सूत्र का जो है उदाहरण लगभग हम आधा पढ़ा दिए थे। आधा पढ़ाने के बाद साथियों हम इसको आधा छोड़ दिए थे और उस आधे को आज हम पूरा करेंगे। तो इस सूत्र में जो है हमने किसका किसका पढ़ाया था कि अव्ययी भाव समास होता है किस अर्थ में, विभक्ति अर्थ में होता है। विभक्ति अर्थ में हमने उदाहरण इनका है जो बताया हमने कि अधिहरि, अधिहरि विभक्ति अर्थ में। समीप के अर्थ में उदाहरण इनका हमने बताया था उपगंगम। समृद्धि अर्थ में सुमद्रम, समृद्धि अर्थ में हमने कौन सा उदाहरण बताया था, सुमद्रम। और व्यर्थी अर्थ यानी नाश के अर्थ में हमने उदाहरण बताया था दुर्यौनम, यौनानाम वृद्धि। और फिर उसके बाद है अभाव अर्थ में वृद्धि यथा अभावात, अभाव अर्थ में उदाहरण इनका अभाव अर्थ में हमने बताया निर्मस्कम मस्काराम अभावा। फिर था अत्यंत, अत्यंत अर्थ में, अत्यंत यानी नाश के अर्थ में उदाहरण इनका हमने दिया था अतिहिमम। इनका उदाहरण अत्यंत अर्थ में कौन सा उदाहरण है, अतिहिमम, हिमस्य अत्यम। फिर असंप्रति, असंप्रति अर्थ में जो इनका उदाहरण था, असंप्रति का अर्थ होता है अनुचित। असंप्रति का क्या अर्थ होता है, अनुचित अर्थ होता है। और इसका उदाहरण था अति निद्रम, निद्रा संप्रति ना युज्यते। फिर है शब्द प्रादुर्भाव यानी शब्द का प्रकाश। शब्द का प्रकाश के अंतर्गत उदाहरण है इति हरि, इति हरि, हरि शब्द से प्रकाशा इसका विग्रह वाक्य था। फिर है पश्चात अर्थ में, अभाव अर्थ में, अभाव अर्थ में जो इन्होंने दिया शब्द प्रादुर्भाव। फिर है पश्चात है, शब्द प्रादुर्भाव और पश्चात। पश्चात अर्थ में इनका उदाहरण था अनुविष्णु, विष्णोह पश्चात। पश्चात अर्थ में कौन सा अव्ययी भाव समास था, अनुविष्णु, विष्णोह पश्चात। फिर अब आया हमारा यथा, यथा से यथा अव्यय, यथा अव्यय के साथ यथा का कितने जगह प्रयोग इन्होंने बताया है, यथा का 4 जगह प्रयोग बताया है, योग्यता विवक्षा अनतिक्रम और सादृश। यानी यथा अव्यय के 4 अर्थ होते हैं, योग्यता विवक्षा अनतिक्रम और सादृश। तो योग्यता अर्थ में जैसे हम अब यथा अव्यय का उदाहरण हम अब यहाँ बताने चल रहे हैं। यथा अव्यय का, यथा के अर्थ में अर्थ में इन्होंने दिया है, क्या है कि यथा अव्यय का यथा अर्थ में इन्होंने कितना दिया है, 4। यथा के अर्थ में 4 दिया उदाहरण है इनका। यथा के 4 भेद है कौन कौन से, नंबर 1 है योग्यता, योग्यता है। दूसरा विवक्षा, तीसरा है अनतिक्रम, और चौथा है साथियों
सादृश्य। चौथा क्या है? सादृश्य है। सादृश्य यानी यथा अव्यय का 4 अर्थों में प्रयोग होता है अव्ययी भाव समास में। किसके अर्थ में? योग्यता के अर्थ में, विवक्षा के अर्थ में, अनतिक्रम्य के अर्थ में और सादृश्य के अर्थ में। यथा अव्यय के 4 अर्थों में प्रयोग होता है। तो इन्होंने योग्यता अर्थ में सबसे पहले बताया कि योग्यता का ऐसा शब्द हो जिसका अर्थ योग्यता हो, ऐसा अव्यय जिसका अर्थ योग्यता हो, उसके अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। तो इन्होंने एक उदाहरण लाके रखा, इसमें योग्यता अर्थ में दिया है अनुरूपम। योग्यता अर्थ में दिया है अनुरूपम। अनुरूपम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इसमें अनु क्या है? अनु इसमें अव्यय है। यहाँ हम लिख देते हैं अनु क्या है? अनु अव्यय है। और रूप सुबंत के साथ जब समास हुआ तो कौन सा समास बन गया? अनुरूपम। जैसे अनुधन रूप दिया है, अनुधन रूप यानी अनु अव्यय का रूप सुबंत के साथ है जब समास हुआ तो हमारा सामासिक पद जो बना अनुरूपम बना। और इस अनुरूपम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है साथियों। और जिसका विग्रह वाक्य दिया है रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम। अनुरूपम का हिंदी अर्थ होता है रूप के योग्य, रूप के अनुसार, रूप के योग्य। तो रूप के योग्य, रूप के, तो रूप में षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो गया रूपस्य। अनुरूपम अनुअव्यय योग्यता के अर्थ में आया है तो योग्यम, रूपस्य योग्यम, रूप के अनुसार इसका विग्रह वाक्य हो गया। और हमने कल बताया था कि अव्ययी भाव समास में एक विग्रह लौकिक होता है और ये कौन सा विग्रह है? लौकिक विग्रह है। और दूसरा विग्रह अलौकिक होता है। वैसे हमें पढ़ना नहीं है, फिर भी हमने बता दिया था अगले वीडियो में इसके पहले कि अलौकिक विग्रह इसी जो है रूपस्य योग्य का विभक्ति लिख दिया जाता है। जैसे रूपस्य योग्यम में रूप में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति है। तो रूप न्यसी, षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या होता है? ज्ञसी। सुप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सुप प्रत्यय का षष्ठी के एक वचन में न्यसी होता है। क्या होता है? ज्ञसी नहीं होता है, ज्ञस होता है। सु औजस अम औट सस टा भ्याम भीस गे भ्याम भैस गेस भ्याम भैस गेस योस आम यस गेस योस आम गेस योस आम। सही तो है। गेसी रूप गेसी और क्या है? अनु, क्योंकि अनु अव्यय के साथ समास हुआ है तो रूप गेसी अनु। अनु अव्यय के साथ रूप सुबंत का समास होकर के अरूपस्य योग्यम बना है साथियों। यहाँ गलत हो गया था। रूपस्य योग्यम जो रूप है इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति लगी है। षष्ठी विभक्ति अलौकिक विग्रह में जो सुबंत होता है वो जिस विभक्ति में होता है उसको तोड़ के लिख दिया जाता है। तो रूप में षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी के एक वचन में ञस होता है। तो रूप सुबंत का ञस, रूप ञस, रूप ञस और अनु। अनु अनु अव्यय है, रूप ज्ञस यानी रूप सुबंत के साथ समास होके अनुरूपम बना है। यहाँ रूपस्य योग्यम ज्ञस ओस आम होता है। सु औजस अम और सस टा भ्याम भीस गेस गे भ्याम भस गेसी भ्याम भस गेसी ओस आम और गी ओस सुप।
तो ज्ञस ओस आम जो ये ज्ञस है साथियों, ये क्या है, ये षष्ठी का एक वचन है। और इसी षष्ठी जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो लौकिक विग्रह जो होता है उसी को तोड़ के लिख दिया जाता है, यानी रूप में षष्ठी है तो रूप सुबंत है, सुप और ज्ञस प्रत्यय सुप प्रत्यय जुड़ गया है, सुबंत में सुप प्रत्यय जुड़ा है और अनुअव्यय के साथ समास होकर के अनुरूपम बना है। तो जब हम इसको विस्तृत व्याख्या करते हैं, जब हमें इसको तोड़ के लिखना होता है, इसको सिद्ध करना होता है, तो हम करेंगे अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थ अभाव अत्यंत असम शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वेण योग पर सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेषु। सूत्र से अव्ययी भाव रूपस्य योगम में अव्ययी भाव समास हुआ और क्या हुआ, रूप जिसका विग्रह रूप यस अनु हुआ तो अनु अव्यय का प्रथम निष्ठ समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा होती है। और जिसका उपसर्जन संज्ञा होता है साथियों, एक सूत्र दिया है, उस उपसर्जन पूर्वम से उस उपसर्जन जिसका उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व निपात होता है। जब अनु का उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी तो उपसर्जन संज्ञा होने पर उस शब्द का पहले प्रयोग होता है। पूर्व निपात का मतलब पहले प्रयोग होता है। जब पहले प्रयोग हो जाएगा तो अनुरूप और हो जाएगा न्यस। क्या हो जाएगा, अनुरूप न्यस। अनुरूप यस जब होगा तो फिर है सुपो धातु प्रातिपदिकयो। क्या हो जाएगा, सुपो धातु प्रातिपदिकयो से जो है शुप आदि प्रत्यय का जो प्रातिपदिक में लगते हैं उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो यस का जब लोप हो जाएगा तो हमारा शब्द बनेगा अनुरूप। और अनुरूप जब शब्द बनेगा तो इस अनुरूप में ना अव्ययी भावात एक सूत्र है, ना अव्ययी भावात अमत्त पंचम्या। तो इस सूत्र से अव्ययी भाव समास में पंचमी विभक्ति को छोड़ करके अम आदेश हो जाता है। तो यहाँ जब वो पंचमी विभक्ति में नहीं होता है तो उसमें हर सूत्र में केवल पंचमी विभक्ति में शब्द ना हो तो उसमें अम आदेश होता है। तो यहाँ अनुरूप में अम हो करके हमारा शब्द बन जाता है अनुरूपम। क्या शब्द बन जाएगा, अनुरूपम शब्द सिद्धि होती है। लेकिन हमें इस विग्रह वाक्य पे, अलौकिक विग्रह पे नहीं जाना है साथियों। बस हमको जो है, जो हमारा बाबूराम सक्सेना में उदाहरण जैसे दिया है, बस हमको उसको वैसे ही सिद्ध करके वैसे ही हमें याद करना है। सिद्धि भी बहुत नहीं करनी है, हमें सिद्धि नहीं याद करनी है, सिद्धि को यही छोड़ दीजिए साथियों। बस ये लिखिए कि योग्यता अर्थ में इन्होंने लिखा योग्यता के 4 अर्थ होते हैं, यथा के 4 अर्थ होते हैं, योग्यता, विप्सा, अनतिक्रम और सादृश्य। तो योग्यता अर्थ में इन्होंने पहला उदाहरण दिया अनुरूपम, क्योंकि अनुरूपम का जो इन्होंने लौकिक विग्रह दिया वो हुआ रूपस्य योग्यम। क्या हुआ, रूपस्य योग्यम हुआ, रूप के अनुसार। फिर है विप्सा अर्थ में, विप्सा का मतलब होता है बार बार, विप्सा का अर्थ होता है बार बार, यानी जब बार बार कोई शब्द आए तो उसमें भी अव्ययी भाव समाप्त होता है। यानी ऐसा शब्द, ऐसा अर्थ, ऐसा अव्यय जिस जो बार बार के अर्थ में आए उसमें भी अव्ययी भाव समाप्त होता, समास होता है। तो इन्होंने एक शब्द उदाहरण इसमें दिया है अर्थम, अर्थम प्रति। क्या दिया, प्रति, प्रत्यर्थम शब्द है। विप्सा अर्थ में उदाहरण इनका है प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम कि अर्थम, अर्थम प्रति इसका विग्रह होगा, विग्रह वाक्य होगा अर्थम, अर्थम प्रति, अर्थम, अर्थम प्रति, प्रत्यर्थम, अर्थ, अर्थ के प्रति, यानी प्रत्येक अर्थ में,
अर्थम अर्थम प्रति यानी प्रत्येक अर्थ में, इसका हिंदी अर्थ होगा प्रत्येक अर्थ में। तो यहाँ विवसा का मतलब दुरुक्त यानी शब्दों को दो बार कहना यानी एक से अधिक बार कहना। जहाँ शब्द एक से अधिक बार आए, ऐसे शब्द जो एक से अधिक बार आए या बार बार आए तो उसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम कि अर्थम अर्थम प्रति, इसका लौकिक विग्रह क्या होगा साथियों? अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम। प्रत्यर्थम किस अर्थ में इन्होंने उदाहरण दिया है? प्रत्यर्थम विवसा के अर्थ में दिया है। और विवसा के अर्थ में एक उदाहरण और है, प्रत्यर्थम प्रतिदिनम। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में भी अव्ययी भाव समास है और जिसका अर्थ है, जिसका लौकिक विग्रह है दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम। यहाँ विवसा के अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग हुआ। किस अव्यय का? प्रति अव्यय का अर्थ सुबंत के साथ समास होकर के अव्ययी भाव समास बना। यहाँ प्रति अव्यय का अर्थ सुबंत के साथ जब समास हुआ तो समासिक पद हमारा बन गया प्रत्यर्थम, और प्रति अव्यय का दिन सुबंत के साथ जब समास हुआ तो हमारा समासिक पद बन गया प्रतिदिनम, जिसका लौकिक विग्रह है प्रत्यर्थम का अर्थम अर्थम प्रति और प्रतिदिनम का दिनम दिनम प्रति। फिर अगला है अनतिक्रम में। अनतिक्रम में अर्थ में इन्होंने दिया उदाहरण अनतिक्रम के अर्थ में कि ऐसा अव्यय, ऐसा कोई अव्यय हो, ऐसा अव्यय हो जिसका अर्थ हो अनतिक्रम में। अनतिक्रम के अर्थ में, अनतिक्रम का मतलब होता है क्षमता। क्या अर्थ होता है? क्षमता। क्षमता के अर्थ में, अनतिक्रम के अर्थ में ऐसा कोई अव्यय हो तो उसके साथ कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो अनतिक्रम में इन्होंने उदाहरण दिया जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। किस अर्थ में आया है? यथा अर्थ में। यथा के चार अर्थ दिया इन्होंने, योग्यता, विवसा, अनतिक्रम और सादृश्य। तो यथाशक्ति में अनतिक्रम अर्थ में आया है यथाशक्ति, और इसमें यथा शब्द क्या है? अव्यय है। यथा हमारा क्या है? अव्यय है। शक्ति हमारा क्या है? सुबंत है, संज्ञा है। और यथा अव्यय का जब शक्ति संज्ञा या सुबंत के साथ समास हुआ तो हमारा अव्ययी भाव समास क्या बना? यथाशक्ति बना। और यथाशक्ति का जो विग्रह वाक्य है वो होगा शक्तिम अनतिक्रम। शक्तिम अनतिक्रम, शक्ति के अनुसार। इसका हिंदी अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। शक्तिम अनतिक्रम में शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। शक्ति अनतिक्रम शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, जिसका लौकिक विग्रह हुआ शक्ति अनतिक्रम, शक्ति के अनुसार या शक्ति का अतिक्रमण करके। तो जो ये इसका यथाशक्ति किस अर्थ में आया है? अनितक्रम अर्थ में आया है। यथा अव्यय के योग में अनतिक्रम अर्थ में यथाशक्ति का उदाहरण इन्होंने दिया है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है साथियों? अव्ययी भाव समास है। सादृश अर्थ में दिया है। सादृश का मतलब होता है समान। क्या अर्थ है? समान अर्थ में। सादृश अर्थ में इन्होंने उदाहरण दिया साहरी। साहरी, साहरी का विग्रह वाक्य होगा हरेह सादृशम। हरेह सादृशम क्या हो जाएगा? हरेह सादृशम। हरि के सादृश साहरी। साहरी का मतलब होता है हरि के सादृश, हरि के समान। हरि के समान तो हरेह सादृशम। हरेह में षष्ठी का एक वचन हरेह, हरि के सादृशम समान। साहरि, इसमें सा अव्यय का, सा नहीं सह है, सह अव्यय का। सह अव्यय है और हरि सुबंत है। सह अव्यय और हरि सुबंत के साथ जब समास हुआ तो हमारा शब्द बन गया साहरि। क्योंकि सह का काल के अतिरिक्त अर्थ में,
काल के अतिरिक्त अर्थ में जब सह का प्रयोग होता है तो सह का सा हो जाता है। यहाँ सह का मतलब क्या होता है? साथ होता है। लेकिन कह रहे हैं कि काल के अतिरिक्त अर्थ में, जब साथ के योग में नहीं, उसके अलावा और किसी अर्थ में, समान अर्थ में प्रयोग होगा तो सह का सा हो जाता है। तो यह सूत्र अभी आपका आएगा, अव्ययी भाव चा काले सूत्र है कि सह के अतिरिक्त अर्थ में अव्ययी भाव समास जब होता है तो सह का सा हो जाता है और कालवाची होने पर सह का सह ही रहता है। तो यहाँ काल के सह के अतिरिक्त अर्थ में सह आया है, इसलिए इस सह का सा हो गया है, सा हरि हो गया है। हरे सादृशम जिसका लौकिक विग्रह है सा हरि, सा धन हरि सा हरि। तो सा हरि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। किसके योग में आया है? सादृश्य के अर्थ में आया है, सादृश्य के योग में आया है, सादृश्य के अर्थ में आया है। यो तो रहा यथा के अर्थ में। यथा अव्यय के अर्थ में 4 शब्द आए हैं, 4 हैं अर्थ। कौन कौन से? योग्यता, विवक्षा, अनतिक्रम और सादृश्य। योग्यता के अर्थ में इन्होंने उदाहरण दिया अनुरूपम जिसका लौकिक विग्रह है रूपस्य योग्यम। विवक्षा के अर्थ में उदाहरण इन्होंने दिया प्रत्यर्थम प्रतिदिनम, अर्थम अर्थम प्रति जिसका लौकिक विग्रह और दिनम दिनम प्रति। फिर अनतिक्रम के अर्थ में दिया यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम, शक्ति के अनुसार। और सादृश्य अर्थ में इन्होंने उदाहरण दिया है सा हरि हरे सादृशम, हरि के समान। फिर अगला उदाहरण है, अगला अव्यय किसके है? अनुपूर्व, अनुपूर्व के योग में। अगला है, अगला अर्थ क्या है? अनुपूर्वेण। अगला दिया है क्या? अनुपूर्वे, अनुपूर्व, अनुपूर्व, अनुपूर्व। अनुपूर्व मान का मतलब होता है क्रम, क्रम से। अनुपूर्व का क्या मतलब होता है? क्रम से, कि कोई ऐसा अव्यय हो जिसका अर्थ क्रम से हो, क्रम से हो। जैसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर उससे छोटा, तो क्रम वाइज। तो अनुपूर्व का मतलब क्रम से है। तो कोई ऐसा अव्यय जिसका अर्थ क्रम हो तो उसका किसी सुबंत के साथ जब समास होता है तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। जैसे इसमें सामासिक पद हमारा है अनुज्येष्ठम। क्या दिया इन्होंने? उदाहरण दिया है अनुज्येष्ठम है, ज्येष्ठम नहीं ज्येष्ठम है। अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम जैसे उदाहरण इन्होंने उदाहरण दिया। क्या दिया है? अनुज्येष्ठम। अनुज्येष्ठम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। और अनुज्येष्ठम में किस अव्यय के साथ समास हुआ है? अनुअव्यय का। अनुअव्यय का ज्येष्ठ सुबंत के साथ जब समास हुआ, अनुधन ज्येष्ठ, अनुधन क्या दिया है? अनुधन ज्येष्ठ। तो अनुअव्यय का ज्येष्ठ सुबंत के साथ समास हुआ तो हमारा सामासिक पद बन गया अनुज्येष्ठम। और जिसका लौकिक विग्रह हुआ क्या? जिसका लौकिक विग्रह दिया है ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। ज्येष्ठस्य क्या दिया है? अनुपूर्वेण दिया है। ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ज्येष्ठ के क्रम से, ज्येष्ठ के क्रम से। यानी 4 भाई हैं
तो सबसे पहले उसमें बड़ा भाई, ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है बड़ा भाई, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे क्रम से पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अनुज्येष्ठम, तो अनुज्येष्ठम में कौन सा समास हो गया साथियों? अव्ययी भाव समास हुआ। इसमें अनुव्यय का ज्येष्ठ सुबंत के साथ जब हमारा समास हुआ तो सामासिक पद बन गया अनुज्येष्ठम, जिसका लौकिक विग्रह हुआ ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, जेठ के अनुसार, ज्येष्ठ के अनुसार, यानी ज्येष्ठ के अनुसार पहले सबसे बड़ा भाई, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, क्रम से ज्येष्ठ के अनुसार। अनुज के अनुसार तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेकिन इन्होंने उदाहरण दिया अनुज्येष्ठम, पहले ज्येष्ठ का उदाहरण दिया कि पहले सबसे बड़ा भाई, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ऐसा रहा होगा, उन्होंने लिया है उदाहरण, तो इन्होंने उदाहरण दे दिया अव्ययी भाव समास में अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के अनुसार। तो अनुज्येष्ठम में अव्ययी भाव समास है, अनुअव्यय का ज्येष्ठ सुबंत के साथ समास होकर के अनुज्येष्ठम पद बना, जिसका लौकिक विग्रह हुआ ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। अब अगला है योग पद। योग पद, योग पद का मतलब होता है एक साथ, एक साथ होना, एक साथ होना। योग पद का मतलब होता है योग पद, एक साथ होना। योग पद यानी ऐसा अव्यय हो जिसका अर्थ एक साथ हो और उसका किसी सुबंत के साथ जब समास होगा तो वह समास अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो इस योग पद के अर्थ में इन्होंने एक उदाहरण जो ला के रखा है वह है सचक्रम, सचक्रम यानी सह धन चक्र। सह अव्यय का चक्र सुबंत के साथ जब समास हुआ तो हमारा शब्द बन गया सह चक्रम, नहीं बल्कि सचक्रम बना, क्योंकि अभी हमने इसको बताया कि अव्ययी भाव समास में एक सूत्र है अव्ययी भाव चाकाले, कि काल के अतिरिक्त अर्थ में अव्ययी भाव समास जब होता है तो सह का स हो जाता है। तो यहाँ सचक्रम काल के अतिरिक्त अर्थ में आया है, कालवाची नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि सह का यहाँ सा हो गया, इसलिए सा चक्रम हमारा शब्द सामासिक पद क्या बना? सा चक्रम बना। और जिसका विग्रह होगा चक्रेण युगपत, चक्रेण युगपत यानी चक्र के साथ है। इसका अर्थ क्या है? चक्र के साथ है, क्योंकि योग पद का मतलब होता है एक साथ होना, एक साथ होना। तो साचक्रम चक्र के साथ, साचक्रम का अर्थ क्या होगा? चक्र के साथ, जिसका लौकिक विग्रह हो गया चक्रेण युगपत, चक्र के साथ सह अव्यय का चक्र सुबंत के साथ जब समास हुआ तो साचक्रम बना, क्योंकि यहाँ सह अव्यय काल के अतिरिक्त अर्थ में आया है, इसलिए सह का सा हो गया और साचक्रम बन गया। चक्रेण युगपते इसका लौकिक विग्रह हुआ। फिर अगला हमारा है सादृश्य। अगला उदाहरण क्या है? अगला हमारा सादृश्य अर्थ में, सादृश्य। सादृश्य का मतलब क्या होता है? समान। इसके पहले यथा, यथा अव्यय में यथा के अर्थ में हमने भी बताया था योग्यता, विवक्षा, अनतिक्रम और सादृश्य। तो इसका उदाहरण पहले ही आ चुका है। यथा के अर्थ में 4 होते हैं, योग्यता, विवक्षा, अनतिक्रम, सादृश्य। तो सादृश्य यथा के अतिरिक्त आ गया, यथा में आ गया था, लेकिन सादृश्य का फिर यहाँ आया है सादृश्य अर्थ में। तो सादृश्य का फिर वही होगा साहरी। क्या हो जाएगा? साहरी होगा। साहरी का लौकिक विग्रह हो जाएगा हरेह सादृशम, हरि के समान। हरेह सादृशम, सह अव्यय का हरि सुबंत के साथ जब समास हुआ साथियों तो हमारा सामासिक पद बन गया साहरी, क्योंकि यहाँ भी सह जो है काल के अतिरिक्त अर्थ में आया है, इसलिए इस सह का सह हरि नहीं होके साहरी हो गया और इसका लौकिक विग्रह हो गया हरेह सादृशम, हरि के समान। इसका अर्थ क्या होगा? हरि के
समान, सादृश अर्थ में। और इसी में एक उदाहरण और है जो हमारा इसमें बाबूराम सक्सेना में नहीं है, लघु सिद्धांत कौमुदी में है, सा सखी। सा सखी में भी अव्ययी भाव समास है, ये भी सह के अर्थ में आया है। सह अव्यय के अर्थ में सखी सुबंत का साथ जब समास हुआ तो हमारा सा सखी बना, क्योंकि यहाँ सा अव्यय काल के अतिरिक्त अर्थ में आया है, इसलिए सह का सा हो गया और सामासिक पद बना सा सखी सख्या। फिर इसका विग्रह वाक्य जो होगा साथियों हमारा होगा सख्या सादृशः। क्या होगा? सख्या सादृशः, सख के समान। तो यहाँ ये भी सह अव्यय सह के अर्थ में है और यहाँ भी सा सखी में भी सह के अर्थ में है। तो सा हरि में अव्ययी भाव समास और सा सखी में भी अव्ययी भाव समास। ये सा सखी पीजीटी लेवल का है जो लघु सिद्धांत कौमुदी में इसका उदाहरण दिया है, लेकिन बाबूराम सक्सेना में जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसमें सादृश अर्थ में सा हरि ही दिया है, हरे सादृशम। फिर अगला हमारा है संपत्ति अर्थ में। संपत्ति अर्थ में इन्होंने कौन सा उदाहरण दिया? संपत्ति अर्थ संपत्ति अर्थ में ऐसे किसी कोई अव्यय हो जिसका अर्थ हो क्या हो? संपत्ति। संपत्ति हो और किसी ऐसे सुबंत के साथ जब समास होता है तो उसमें कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो इन्होंने इसमें एक उदाहरण ला के रखा, सछत्रम। सछत्रम, सछत्रम इसका जो है क्या है? सह सुबंत का, सह सुबंत का किसके साथ समास हुआ है? सह सुबंत का जो है छत्र, सह अव्यय का छत्र सुबंत के साथ समास होके सछत्रम बना है। छत्राणाम संपत्ति, जिसका अर्थ होगा क्या? लौकिक विग्रह होगा, जिसका लौकिक विग्रह दिया है छत्राणाम संपत्ति। छत्राणाम छत्राणाम संपत्ति, क्षत्रियों की संपत्ति साछत्रम। साछत्रम में अव्ययी भाव समास है। किस अर्थ में आया है? संपत्ति के अर्थ में आया है। सह अव्यय का छत्र सुबंत के साथ जब समास हुआ तो समासिक पद हमारा साथियों बन गया साछत्रम, जिसका विग्रह वाक्य होगा छत्राणाम संपत्ति। फिर अगला उदाहरण जो इन्होंने दिया है साकल्य अर्थ में। साकल्य अर्थ, साकल्य का मतलब होता है सबको मिला करके। साकल्य का अर्थ क्या है? सबको मिलाकर। साकल्य यानी संपूर्ण, सबको मिला करके। साकल्य अर्थ में अव्ययी भाव समास होगा तो कौन सा समास होगा? इन्होंने उदाहरण दिया सातृणम। कौन सा शब्द लाके इन्होंने रखा? सातृणम। अब इन्होंने सातृणम रखा है लाके तो हम सातृणम ही पढ़ेंगे, हम अपने मन से कोई और शब्द यहाँ नहीं बनाएंगे अव्ययी भाव समास में। साकल्य अर्थ में इन्होंने जो लाके, हमने अभी इसके पहले बताया है कि समास में जिस समास के अंतर्गत और जिस सूत्र के अंतर्गत जिस अर्थ में बाबूराम सक्सेना की जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, जिस शब्द को उन्होंने ला के रख दिया है, हमें उस अर्थ में उसी शब्द में कौन सा समास है यह हमें याद रखना होगा। हमें उसी को ही पढ़ना है। हम अपने मन से यहाँ और कोई शब्द लाके नहीं जोड़ सकते हैं, अलग से कोई शब्द नहीं बना सकते हैं। तो साकल्य अर्थ में इन्होंने, साकल्य अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है तो इन्होंने साकल्य अर्थ में लाके शब्द रखा सातृणम। तिनके के साथ, तृण माने क्या होता है? तिनका होता है। तिनके के साथ, यह सबको मिला करके। सातृणम सबको क्या है? मिला करके। तो सातृणम का जो है विग्रह वाक्य होगा कि तृणन
अपरित्यज, तृणेन अपरित्यज, तिनके को भी ना त्याग कर, जिसका अर्थ होगा तृणेन अपरित्यज्य, तिनके को भी न्या त्याग कर, तृणेन अपरित्यज्य, तिनके को भी ना त्याग कर, या तिनके को भी ना छोड़ना, सब खा जाना, सबको लेकर के। तो साकल्य अर्थ में संपूर्ण होता है, यानी सब। जैसे पहले खाना दिया जाता था, जब लोग खाना खाते थे तो पत्तल के बर्तन में खाते थे, पत्ते के ऊपर खाते थे। तो उन्होंने उदाहरण कहीं से लाया कि जो व्यक्ति खा रहा था वो पत्तल सहित खा गया, यानी पत्तल को भी नहीं छोड़ा, पत्ते को भी नहीं छोड़ा, तिनके को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ सब कुछ खा गया। तो इसलिए इन्होंने एक उदाहरण रखा सातिड़म कि तिनकों के साथ, तिनकों के साथ, यानी तिनकों को भी ना छोड़ना, सब खा जाना। तो ये उदाहरण इन्होंने लाके रख दिया। किस अर्थ में? साकल्य अर्थ में। साकल्य अर्थ में समासिक पद इन्होंने बनाया सातिड़म, तिड़ेन अपरित्यज। सातिड़म में सा अव्यय का तिड़ सुबंत के साथ जब समास हुआ तो हमारा शब्द बन गया सातिड़म, जिसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, जिसका लौकिक विग्रह होगा तिड़ेन अपरित्यज। जिस शब्द का जैसे विग्रह दिया है बाबूराम सक्सेना में, हमें उस शब्द का वैसे ही विग्रह याद करना है। हमें उसमें तनिक भी, कहीं भी, कुछ भी उलट फेर नहीं करना, अपने मन से नहीं जोड़ना है। फिर अगला उदाहरण है अंत। अगला उदाहरण और अंतिम उदाहरण, अगला उदाहरण और कौन सा उदाहरण है? अंतिम उदाहरण है अंत अर्थ में। अंत का मतलब होता है तक। क्या है? तक के अर्थ में, तक के अर्थ में। अंत अर्थ में कौन सा उदाहरण इन्होंने रखा? साग्नि। साग्नि, साग्नि यानी अग्नि के साथ। साग्नि तक अंत के अर्थ में इन्होंने एक उदाहरण लाया साग्नि। सा अव्यय का अग्नि सुबंत के साथ जब समास हुआ तो हमारा समासिक पद बन गया साथियों साग्नि, और जिसका लौकिक विग्रह होगा अग्निकांड पर्यंतम। अग्निकांड पर्यंतम साग्नि। साग्नि का उदाहरण इन्होंने दिया अंत तक के अर्थ में, इन्होंने उदाहरण दिया अव्ययी भाव समास में साग्नि, और जिसका लौकिक विग्रह इन्होंने लिखा अग्निकांड पर्यंतम, कि अग्निकांड के पर्यंत तक। सा अग्नि, अग्नि के सहित, अग्नि के तक के अर्थ में, कि जब तक अग्नि जलती रही, अग्निकांड होता गया, तब तक के अर्थ में। इन्होंने लाके एक उदाहरण रख दिया साग्नि, जिसका लौकिक विग्रह इन्होंने किया अग्निकांड पर्यंतम। तो ये रहे अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में साथियों, कि विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, वृद्धि अर्थ में, अभाव, अत्यंत, अभाव, अत्यंत, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्व, योगपद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत। इन 16 अर्थों में जितने 16 अर्थों का हमने जो समासिक पद और लौकिक विग्रह बताया है, उसको जैसे जैसे हमने जिस जिस अर्थ में जो जो समासिक पद और जो जो विग्रह बताया है, उसी उसी अर्थ में उसी उसी सामासिक पद को और उसी विग्रह को हमें याद करना है, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो इन्होंने दे दिया बस हमको उसी को पढ़ना है, उसी को याद करना, और अलग से उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो विभक्ति अर्थ में दिया अधिहरि। विभक्ति अर्थ में उदाहरण कौन सा है? अधिहरि। अधिहरि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। किस अर्थ में आया है? विभक्ति अर्थ में आया है। समीप अर्थ में कौन सा समास? उपगंगम। उपगंगम किस अर्थ में आया है? समीप अर्थ में आया है, और उपगंगम में अव्ययी भाव समास है। समृद्धि अर्थ में सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, समृद्धि अर्थ में आया है। सुमद्रम में भी अव्ययी भाव समास है। व्यर्थ यानी नाश के अभाव में, व्यर्थी नाश के अभाव में आया है। निर्मसिकम, मस्काराम अभाव, मक्खियों का नाश।
वृद्धि अर्थ में इन्होंने उदाहरण दिया है दुर्यौवनम, दुर्यौवनम दिया है, यानी यौवना नाम व्यर्थी, यौवनों का क्या है नाश। और अभाव अर्थ में इन्होंने दिया निर्मस्कम, मस्काराम अभावा, मच्छरों की क्या है कमी है। असंप्रति अर्थ में इनका उदाहरण है अतिनिद्रम। असंप्रति का मतलब होता अनुचित, अनुचित अर्थ में कौन सा उदाहरण दिया अतिनिद्रम। अतिनिद्रम में अव्ययी भाव समास है। अगर प्रश्न पूछा गया किस अर्थ में अतिनिद्रम आया है तो असंप्रति के अर्थ में आया है। शब्द प्रादुर्भाव का अर्थ है शब्द का प्रकाश। शब्द प्रादुर्भाव में कौन सा समास है तो इतिहरि, इतिहरि में अव्ययी भाव समास है और किस अर्थ में आया है शब्द प्रादुर्भाव में आया है जिसका लौकिक विग्रह है हरि शब्द से प्रकाशा। पश्चात अर्थ में कौन सा उदाहरण इन्होंने दिया अनुविष्णु। अनुविष्णु में अव्ययी भाव समास है, किस अर्थ में आया पश्चात अर्थ में आया है विष्णोः पश्चात जिसका लौकिक विग्रह हो गया। फिर है यथा, यथा अव्यय के इन्होंने 4 प्रकार बताए, योग्यता, विवक्षा, अनतिक्रम और सादृश्य, और चारों को 4 उदाहरण इन्होंने दिया। यथा के योग्य में इन्होंने उदाहरण दिया है, यथा अव्यय का दिया है, क्या उदाहरण दिया है कि पहला जो है योग्यता, योग्यता में अनुज्येष्ठम, क्या उदाहरण दिया अनुज्येष्ठम नहीं, योग्यता के अर्थ में इन्होंने उदाहरण बताया अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। फिर योग्यता यथा के 4, यथा अव्यय के 4 अर्थ बताए थे, योग्यता, विवक्षा, अनतिक्रम और सादृश्य। योग्यता का अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम में अव्ययी भाव समास है जिसका लौकिक विग्रह रूपस्य योग्यम है, किस अव्यय के अर्थ में आया है यथा अव्यय के। फिर विद्या दूसरा नंबर पे विवक्षा, विवक्षा का मतलब होता है बार बार दुरुक्ति जिसका 1 से अधिक बार प्रयोग हो, 2 बार प्रयोग हो, तो बार बार के अर्थ में दिया है इन्होंने प्रतिदिनम प्रत्यर्थम, तो अर्थम अर्थम प्रति जिसका लौकिक विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति। फिर यथा अव्यय में तीसरा है अनतिक्रम में, अनतिक्रम का उदाहरण इन्होंने दिया यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम। शक्ति में कौन सा समास है अव्ययी भाव समास है जिसका लौकिक विग्रह होगा ये शक्तिम अनतिक्रम, किस अव्यय के अर्थ में आया है यथा अव्यय के अर्थ में आया है। फिर चौथा है यथा का सादृश्य अर्थ में, जो सादृश्य अर्थ में इन्होंने उदाहरण दिया सा हरि, हरेह सादृशम जिसका लौकिक विग्रह है हरे सादृशम, हरि के समान, हरेह सादृशम लौकिक विग्रह, समस्त पद इसका समासिक पद सा हरि हुआ, तो कौन सा समास है अव्ययी भाव समास है, किस अर्थ में आया है यथा के अर्थ में आया है। फिर है अनुपूर्व, अनुपूर्व के अर्थ में इन्होंने उदाहरण दिया अनुज्येष्ठम, अनुपूर्व का मतलब होता है क्रम से, तो अनुपूर्व के अर्थ में उदाहरण इन्होंने दिया अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण जिसका लौकिक विग्रह है। फिर अगला है योग पद, योग पद का मतलब होता है एक साथ, योग पद का इन्होंने उदाहरण दे दिया साचक्रम। योग पद के अंतर्गत कौन सा उदाहरण आया साचक्रम, साचक्रम में अव्ययी भाव समास है जिसका लौकिक विग्रह है चक्रेण युगपते। फिर सादृश्य अर्थ में इन्होंने फिर वही उदाहरण साहरि सा सखी जो हमने बताया, साहरि सा सखी अब में अव्ययी भाव समास है लेकिन किस अर्थ में आया है तो हम बताएंगे सादृश्य अर्थ में आया है। और फिर संपत्ति अर्थ में सा छत्रम, संपत्ति अर्थ में कौन सा उदाहरण इन्होंने दिया सा छत्रम, छत्राणाम संपत्ति जिसका लौकिक विग्रह हुआ क्षत्रियों की संपत्ति सा छत्रम, सा छत्रम में अव्ययी भाव समास है। और कभी कभी पूछता है किस सूत्र से हुआ है तो हम सूत्र लिखेंगे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थ अभाव अत्यंत असंप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वेण योग पद सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेषु। ये सूत्र थोड़ा बड़ा है कठिन है लेकिन जब इसको बार बार रिवीजन करेंगे साथियों, बार बार पढ़ेंगे तो ये सूत्र भी हमको याद हो जाएगा। फिर संपत्ति अर्थ में साछत्रम, छत्राणाम संपत्ति, साछत्रम में अव्ययी भाव समास है, किस से सूत्र से हुआ है तव्यय विभक्त समीप समृद्धि वृद्धि सूत्र से हुआ है, किस अर्थ में आया है तो संपत्ति अर्थ में आया है। फिर अगला है साकल्य अर्थ में, साकल्य अर्थ में इन्होंने उदाहरण दिया सातिड़म,
तिड़यन अपरित्यज्य, तिनके को भी ना छोड़ना, तिनके के भी साथ। तो सातिड़म में अव्ययी भाव समास किस अर्थ में आया? साकल्य अर्थ में आया। किस सूत्र से अव्ययी भाव समास हुआ? तो हम यही सूत्र लिखेंगे, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थ अभाव अत्यंत से साकल्य अर्थ में सातिड़म में अव्ययी भाव समास है। और किसके अर्थ में अगर पूछता है तो हमारा आंसर होगा साकल्य अर्थ में। फिर है अंत के अर्थ में, अंत के अर्थ में जो लास्ट का एकदम है साग्नि, साग्नि में अव्ययी भाव समास है। किस अर्थ में आया है? अंत के अर्थ में आया है। किस सूत्र से आया है? तो अव्यय विभक्त समीप समृद्धि व्यर्थ अभाव इस सूत्र से आया है। तो अग्निकांड पर्यंतम जिसका लौकिक विग्रह है। तो ये 16 अर्थों में इन्होंने 16 और 3 19 उदाहरण दिया है। यथा के अंतर्गत 4 उदाहरण इन्होंने दिया, अनुरूपम, प्रत्यर्थम, यथाशक्ति, साहरी, ये 4 उदाहरण इसमें दिया। और हर अर्थ में एक एक उदाहरण दिया। 16 उदाहरण ये हो गए 16 अर्थ में। केवल योग्यता के अर्थ में इन्होंने 4 उदाहरण दिया है, क्योंकि योग्यता की इन्होंने 4 रूप बताया। योग्यता में, योग्यता यथा अव्यय में, यथा अव्यय का केवल इन्होंने 4 उदाहरण दिया। क्या क्या? योग्यता, विवक्षा, अनतिक्रम और सादृश। तो इसके अंतर्गत 4 ये हो गए और 15 हुए। तो कितने हो गए हमको? 15 4 19 उदाहरण हमको इस सूत्र के अंतर्गत है। इन सूत्र के अंतर्गत हमें 19 ये 16 शब्दों को याद रखना है। 16 शब्दों के अंतर्गत जो जो उदाहरण इन्होंने दिया है वही उदाहरण हमको याद भी करना है। और जैसे व्याख्या इन्होंने जैसे जैसे इन्होंने विग्रह वाक्य दे दिया हमें वैसे वैसे उसका विग्रह वाक्य ही याद करना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। केवल एक चीज हमें ध्यान देना है कि यहाँ जो इन्होंने यथा शब्द आया है, यथा अव्यय के 4 रूप दिए हैं, बस उसको हमें कन्फर्म करना है कि यथा अव्यय जो योग्यता, विवक्षा, अनतिक्रम और सादृश अर्थ आया है वो यथा अव्यय के अंतर्गत आया है। और उसका उदाहरण हमें योग्यता में अनुरूपम, विवक्षा में प्रत्यर्थम और अनतिक्रम में यथाशक्ति और सादृश अर्थ में साहरी। इसको एकदम बिल्कुल कन्फर्म याद करना है और ये सूत्र को याद करना है और किस अर्थ में कौन सा उदाहरण है उस उदाहरण को याद करना है और उस उदाहरण का लौकिक विग्रह क्या है उसको याद करना। बिल्कुल फंडा क्लियर होना चाहिए हमको। जब ये तब याद होगा साथियों जब हम इस सूत्र का बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो हमें अपने आप ये सूत्र हमारे दिमाग में बैठ जाता है और कभी नहीं भूलता है। कोई अगर पूछ लिया यथा अव्यय कितने अर्थ में आएगा तो हम तुरंत बता देंगे 4 अर्थ में। कौन कौन से? तो योग्यता, विवक्षा, अनतिक्रम, सादृश्य। उदाहरण पूछ लिया तो हम फट से उदाहरण भी बता देंगे कि अनतिक्रम में अर्थ में कौन सा है तो यथाशक्ति। लौकिक विग्रह शक्ति में अनतिक्रम कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। तो इस तरह से जब हम बार बार पढ़ेंगे चीज़ों को तो ये चीज़ें कन्फर्म होती जाएंगी, सबका फंडा क्लियर होता जाएगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही। फिर हम आपसे इसके आगे का जो सूत्र है अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना साथियों। नमः संस्कृताय। और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि आपके समझ में आया कि नहीं। तो आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम और बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं साथियों। नमो नमः। नमः संस्कृताय।